प्रिय विद्यार्थियों, मैं एस.एन. पांडे आपका संपूर्ण क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको रजिया बेगम के बारे में और उनके भाइयों के बारे में बताया था। उसी कड़ी में रजिया बेगम के भाई नासरुद्दीन महमूद के नायब गयासुद्दीन बलबन और दिल्ली सल्तनत के अगले शासक गयासुद्दीन बलबन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल 1265 यानी 1287 एडी तक था। गयासुद्दीन बलबन का प्रारंभिक नाम बहाउद्दीन था। गयासुद्दीन बलबन भी इल्तुतमिश की तरह इल्बरी तुर्क था। गयासुद्दीन बलबन के बारे में कहा जाता है, किताबों में है कि गयासुद्दीन बलबन का पिता बगदाद का उच्च अधिकारी था। मंगोलों के आक्रमण के समय बलबन को मंगोलों ने पकड़ लिया और बगदाद के बाजार में उसे बेच दिया। भाग्य चक्र देखिए, भाग्य चक्र उसका भाग्य खुला और दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली लाया गया, जहां तत्कालिक शासक इल्तुतमिश ने गयासुद्दीन बलबन को खरीद लिया और अपने तुर्के चिहलगानी यानी चालीसा में प्रमुख स्थान दिया और इसे अपना खास अंगरक्षक बना लिया। रजिया बेगम के समय भी हासी नामक स्थान पर वह अच्छे पद पर रहा। भाग्य पलटा। गयासुद्दीन बलबन नासरुद्दीन महमूद को सिंहासन पर बिठाने के लिए काफी परिश्रम किया और गयासुद्दीन बलबन ने नासरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश के पुत्र नासरुद्दीन महमूद को सिंहासन पर बिठा दिया और अपनी पुत्री से उसकी शादी कर दी, जिससे नासरुद्दीन महमूद ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर उसे उलुग खां की उपाधि दी और उसे अपना नायब बना लिया। मतलब अपना मिनिस्टर, चीफ मुख्यमंत्री यानी प्रधानमंत्री बना लिया। गयासुद्दीन बलबन का असली काल वहीं से शुरू हो जाता है। नासरुद्दीन महमूद के 20 वर्ष के समय में उसने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने का काम किया और उसने उसी काल में बलबन समझ गया था कि जब तक दिल्ली सल्तनत में अमीर ताकतवर होंगे, दिल्ली सल्तनत का विस्तार होना संभव नहीं होगा। सर्वप्रथम उसने अमीरों की शक्ति कम करने का प्रयास किया और चालीसा का दमन कर दिया। वजीर के रूप में एडी से 1265 एडी तक रहा। उसके बाद नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई। उसका कोई लड़का न होने के कारण उसके उत्तराधिकारी के तौर पे बलबन 1265 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। सर्वप्रथम इसने सल्तनत को सुदृढ़ करने का काम किया, क्योंकि पूर्ववर्ती शासकों द्वारा सल्तनत की प्रतिष्ठा गिर गई थी और जगह जगह विद्रोह होने लगे थे और दिल्ली सल्तनत का भय जाता रहा था। दिल्ली सल्तनत पर आसीन होते हुए सर्वप्रथम इसने अपने आप को ईरान के आफरसियाब वंश से जोड़ा।
शिया वंश से अपने आप को जोड़ा और उसने घोषणा की कि राजा का कोई खास नहीं होता और राजा जो होता है ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और राजा की आज्ञा का पालन करना ईश्वर की आज्ञा का पालन करना होता है। बलबन ने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। रक्त और लौह की नीति अपनाई। रक्त और लौह की नीति का अर्थ होता है उसने खून और सुधेड़ा मतलब तलवार के जोर पे अपने सल्तनत को मजबूत करने का कार्य प्रारंभ किया। बलबन ने अपने पुत्र मुहम्मद को मंगोलों के आक्रमण से बचाने के लिए सिंध का सूबेदार नियुक्त किया। लेकिन मंगोलों के आक्रमण के समय मुहम्मद की मृत्यु हो गई। लेकिन दिल्ली सल्तनत पे गयासुद्दीन बलबन के प्रयास से मंगोलों का भय जाता रहा और काफी दिनों तक सुरक्षित रहा। गयासुद्दीन बलबन के बारे में कहा जाता है कि उसने सैन्य शासन को मजबूत बनाने के लिए उसने एक नए पद का सृजन किया, दीवाने अर्ज, जो सैन्य प्रमुख होता था, जिससे सेनाएं मजबूत होने लगी। और दीवाने अर्ज के अंतर्गत उसने सेना का पुनर्संगठन किया। गयासुद्दीन बलबन के बारे में माना जाता है कि वह एक गंभीर शासक था। उसने अमीरों से और छोटे लोगों से मिलना बंद कर दिया। अक्सर कहा करता था कि कुलीन ही अच्छा शासन कर सकते हैं। इसने अपने दरबार में कुलीनों को नियुक्त किया और जो गड़बड़ियां पिछले शासकों में आई थी उसने उसे दूर करने का प्रयास किया। जितने पुराने अमीर थे उसको उन्होंने हटा दिया, नई नियुक्ति की योग्यता के आधार पर की, जिससे पुराने वजीरों को बहुत कष्ट हुआ। वह दिल्ली के बलबन के मित्र, दिल्ली कोतवाल और बलबन के मित्र के पास गए तो फिर उसके कहने पर उन अमीरों को उसने पेंशन आदि की व्यवस्था कर दी। गयासुद्दीन बलबन ने अपने शासनकाल में ईरानी पद्धति को अपनाया। नौरोज प्रथा जो गैर इस्लामी थी, नौरोज प्रथा को शुरू कराया। उसने पागोस और सिजदा नामक प्रथाओं को चलाया। पागोस और सिजदा जिसमें झुककर और लेटकर सुल्तान का स्वागत किया जाता था अमीरों द्वारा। बलबन ने दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ करने के लिए अपने आगे पीछे ऐसे वफादारों को नियुक्त किया और उसकी गुप्तचर प्रणाली ऐसी थी कि उसे अपने राज्य की हर बातें पता हो जाती थी, जिससे अमीर भयक्रांत हो जाते थे। गयासुद्दीन बलबन ने बंगाल के शासक और विद्रोही तुगरिल खां को मिट्टूडंड्रिया और बंगाल को पुनः दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत किया और वहां अपने पुत्र बुगरा खां को
शासक नियुक्त किया। अब बुगरा खां को चेतावनी देते हुए उसने कहा कि अगर तुम शासन बढ़िया से नहीं करोगे तो शासक किसी का नहीं होता है। जो हाल तुगरिल खां का हुआ है वही हाल तुम्हारा होगा। बलबन ने इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। बलबन अपने पुत्र मोहम्मद के मृत्यु के बाद मंगोलों के आक्रमण में उसकी मृत्यु हो गई थी, काफी टूट गया था। वह बुगरा खां को नौ बना के शासक अपने कैकुवाद मतलब बुगरा खां के पुत्र और बलबन के पोते कैकुवाद को उसने दिल्ली सल्तनत का उत्तराधिकारी घोषित किया। हम और 1287 मतलब 1287 एडी में उसकी मृत्यु हो जाती है। हम देखते हैं कि गयासुद्दीन बलबन ने एक दिल्ली सल्तनत को एक अस्थायित्व प्रदान किया जो पूर्ववर्ती शासकों में जिसकी प्रतिष्ठा गिर गई थी। 1265 में वह सिंहासन पर बैठा। उसका प्रारंभिक नाम बहाउद्दीन था। उलुग खां की उपाधि मिली। नसरुद्दीन महमूद का नायक बना। 1246 एडी से 1265 एडी तक उसका वजीर काल रहा। 1265 से 1287 तक 1265 से 1287 तक वह दिल्ली सल्तनत का शासक बना। बलबन ने अपने जीवन काल में दो कृतियां एक कृतियां की थी लाल महल बनवाया था। और बंगाल के शासक तुगरिल खां को परास्त करके बंगाल को अपने शासन के अंतर्गत लाया। हम देखते हैं कि बलबन एक सुदृढ़ शासक था। हबीबुल्लाह का कहना है कि उसने कॉन्सिडस यानी नियत अच्छे रूरल की तरह काम किया। उसे न्याय में विश्वास था। वह न्याय में कड़ा से कड़ा दंड देता था। अपने अमीरों को किसी में भेदभाव नहीं करता था। गयासुद्दीन बलबन के बारे में कहा गया है कि गयासुद्दीन बलबन जब तक जिया तब तक गंभीरता से शासन किया। आज हम आपको गयासुद्दीन बलबन के बारे में बताए हैं। कल फिर आगे खेड़ी वंश के बारे में चर्चा होगी। एक और बात गयासुद्दीन बलबन के बारे में, गयासुद्दीन बलबन के पुत्र मोहम्मद के ही समय भारत के तृतीय हिंद, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं, तृतीय हिंद यानी हिंद का तोता अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने इसी के समय अपना जीवन यापन शुरू किया था। अमीर खुसरो ने इसके ही समय दरबार में आना जाना शुरू किया था। इसके पुत्र मोहम्मद का संरक्षण प्राप्त हुआ था। और मध्य एशिया में एक और घटना घटी थी। 1200 कुछ में गयासुद्दीन बलबन के ही समय अब्बासी शासक खलीफा को मंगोल शासक हलाकू ने गला काट दिया था, जिसे खलीफा वंश पे दिक्कत आ गई थी। हम देखते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में सब फिर आगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा करेंगे।